नमस्कार दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति शर्मा, आपकी हिस्ट्री टीचर। आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ 12th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, वो है ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके दो पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप मेरे यूट्यूब चैनल में उसे देख सकते हैं। यहाँ हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स, उसमें हम देखेंगे कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, मतलब जो क्राफ्ट प्रोडक्शन आपका पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया जाता था, वो किस तरीके से किया जाता था, कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, मतलब फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि सेंटर्स जो प्रोडक्शन के थे वो भी हमने कैसे आइडेंटिफाई करें, उस चीज को हम रीड आउट करेंगे। इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि व्हाट वर द पॉलिसी ऑफ सप्लाई मटेरियल, मतलब जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी, यानी जो भी कुछ नीतियां बनाई गई थी माल प्राप्त करने की, वो किस प्रकार की थी। थर्ड हम पढ़ेंगे सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, मतलब वहां पे सील्स कैसे थे, मतलब सील जो बनाए गए थे, जो कवर करते थे इनके बॉक्सेस को, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट क्या बनाए गए थे। इसके साथ ही हम अगला पढ़ेंगे एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी मतलब जो शासन व्यवस्था थी कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, इसमें सिस्टम कैसा चलता था, तो क्या अथॉरिटी थी वहां पर, तो वो एंशिएंट अथॉरिटी क्या थी, हम ये समझेंगे। इसके साथ ही हम समझेंगे कि सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी जिसने सिविलाइजेशन का अंत कर दिया, और फिर इसके बाद इसकी जो खोज हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो कैसी हुई, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई पास्ट को रिलेटेड, हम ये सब पढ़ेंगे आज। पहला टॉपिक जो इसमें है आपका फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी आप कह सकते हैं कि शिल्प उत्पादन के विषय में क्या क्या जानकारियां थी। इसमें जो पिक्चर है, इसमें एक तरफ बिट्स की पिक्चर है, दूसरी तरफ एक टूल है, ड्रिल का काम करता है जो। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि पॉइंट 1 कह रहा है कि चंदहुदड़ो इज अ टाइनी सेटलमेंट एज कंपेयर टू द मोहनजोदाड़ो, मतलब चंदहुदड़ो को अगर हम इंडिकेट करें तो ये मोहनजोदाड़ो के कंपैरिजन में बहुत छोटी बस्ती थी। जहां पे मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टर एरिया कवर करती थी, उसके कंपैरिजन में ये 7 हेक्टर का एरिया कवर करती थी। लेकिन जितना भी ये एरिया था, हम देखते हैं कि पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन में ही आपका इन्वॉल्व हो रखा था। और यहाँ जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, इसमें बेड्स मेकिंग किया जाता था, शेल कटिंग किया जाता था, मेटल वर्किंग किया जाता था, सील को मेक किया जाता था, वेट वगैरह मेक किया जाता था। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि चंदहुदड़ो एक छोटा सा पार्ट होने के बावजूद भी बहुत ही एक जैसे कहते हैं एक बड़ा पोर्शन कवर करता है, जो बताता है कि यहाँ पे इकोनॉमी सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज की जाती थी। सेकेंड पॉइंट है वेराइटी ऑफ मटेरियल स्टोन लाइक कैरेनियल, मीन्स आप कह सकते हो कि वैरायटी ऑफ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल थे, या किस टाइप के मटेरियल थे, जिसमें आप देखेंगे कि एक स्टोन था जिसको कैरेनियल कहा गया। ये एक रेड कलर का, मतलब सुंदर सा लाल कलर का एक पत्थर होता था कैरेनियल। इसके साथ ही आप जेस्पर देखेंगे, स्टफटिक देखेंगे, क्वार्ट्ज देखेंगे, और इस तरह से सेटेटाइल देखेंगे। पत्थर होते थे इसमें, जिसमें आप कॉपर का यूज और ब्रोंज का यूज, जिसे कांसा कहते हैं, गोल्ड, ऐसे मटेरियल तैयार होते थे। ये इन चीजों का यूज किया जाता था। लेकिन मटेरियल क्या तैयार किए जाते थे, मटेरियल में आप बेड्स वगैरह देखेंगे, और इसमें जो आपके शेल होते थे, जो शंख वगैरह होते थे, उनको कट करके बैंगल्स वगैरह भी बनाई जाती थी। और फ्यांस जो हम पढ़ रहे हैं, फ्यांस एक मतलब पक्की मिट्टी होती थी, और इसमें इसको बनाने का, इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो हम करते थे बिट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दो बिट्स को लेकर के उनको आपस में जोड़कर जो यूज किया जाता था पक्की मिट्टी का, उसको फ्यांस कहा जाता था। और कुछ इसमें क्या करते थे कि गोल्ड के टॉप वाले पत्थर भी होते थे, जैसे इसमें आप देखेंगे सिलेंड्रिकल की शेप होती थी, और सिलेंडर की शेप होती थी, आपकी सर्कुलर शेप होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की चीजों को वो बनाते थे। और बनाने के बाद वो क्या करते थे, इनके ऊपर कुछ ना कुछ पिक्चर्स वगैरह, या फिर उसमें कुछ चित्रकारी वगैरह किया जाता था, उसमें कुछ स्क्रिप्ट को उकेरा जाता था, डिजाइन दिया जाता था। ठीक है, और मन की जो बनाए जाते थे, जो बिट्स बनाए जाते थे, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता था। जैसे आप जो सेल खड़ियां होती थी, स्टेटाइट होती थी, ये बहुत ही मुलायम पत्थर होती थी, और इसमें बहुत ही आराम से, आसानी से काम किया जा सकता था। और कुछ बिट्स के ऊपर आप देखोगे, उनके ऊपर कुछ आप देखोगे कुछ लेप लगा दिया जाता था स्टेटाइट का, जिसका आपका सील बनता था। उस मटेरियल का एक लेप बना करके कुछ बीड्स के ऊपर लगा दिया जाता था। और ज्योमेट्रिकल शेप भी जो आपके सॉलिड जो स्टोन होते थे, उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स में आप देखेंगे कि डिजाइन बन के तैयार किए जाते थे, बहुत ही बारीक तरीके से जो उनके बिट्स तैयार किए जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था ये देखने में।
फोर्थ पॉइंट है स्पेशल ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चनहुंडड़ो। आप देखेंगे कि जो मनके होते थे, इन मनकों में होल करने के लिए, जिससे कि इनके अंदर से धागा डाल करके माला बनाई जाए, उसके लिए स्पेशल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे हमें एक्सप्लेन करें कि किस टाइप के वहाँ पे प्रयोग किए गए थे। जो कार्नियल्स जो होता था, जो बिड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसमें रेड कलर, येलो कलर, इस तरीके का रॉ मटेरियल का यूज किया जाता था। और इसके लिए क्या करता था, बीड्स को आग में पका दिया जाता था, फायर में इसको बेक किया जाता था। और जो पत्थर के टुकड़े होते थे, उनको पहले तोड़ा जाता था, उसके बाद फिर उसको अच्छे से बारीक से घिसा जाता था, उसको एक शेप दी जाती थी, उसमें पॉलिश किया जाता था, उसमें से छेद किया जाता था। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर इसका बहुत अच्छे से उन्होंने करा था। स्पेशली हम देखते हैं कि जो चनहुदड़ो थे, लोथल थे, और जो धोलावीरा है, इसमें इस टाइप के ड्रिल के हम देखते हैं कि आपके इंडिकेट करते हैं कि यहाँ ये चीजें पाई गई हैं, इस तरीके के आपके जो छेद करने वाले औजार पाए गए हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बताता है कि नागेश्वर एंड बालाकोट बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट। देखिए, बालासोर और जो नागेश्वर और बालाकोट जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपके ऐसे एरिया है, ये दो बस्तियां ऐसी थी जो समुद्र तट के समीप थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल से बने हुए आइटम्स मिलते हैं, यानी जो शंख होता था उससे बनी हुई चूड़ियां मिलती थी। ठीक है। और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपके पास, लेडर्स हैं, यानी जो करछियां होती थी खाना बनाने के लिए, उसका यूज किया जाता था। इनले का भी यूज किया जाता, मतलब डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट होता था जिसमें फाइन मटेरियल्स सरफेस पे किया जाता था, एक तरह से पच्चीकारी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे वस्तुएं शामिल थी। और इनके जो मैन्युफैक्चर किया जाता था, इनके लिए स्पेशल सेंटर्स होते थे, जहाँ ये जो मटेरियल होता था ये दूसरी बस्ती तक ले जाया जाता था। और इस तरह से ये भी हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि जो चनहुंदड़ो थे और जो लोथल थे, यहाँ से तैयार माल जैसे मनके वगैरह जो थे, ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों जो सेंटर्स थे, यहाँ तक ले जाया जाता था। आई थिंक क्लियर टू यू दिस पॉइंट। ये आप देख सकते हैं हड़प्पन साइड, जिसमें मैंने बालाकोट और नागेश्वर को इंडिकेट करा, हाईलाइट करा है इस मैप में। तो ये जो दोनों सेटलमेंट्स थे, यही थे जो कोस्टल एरिया के नियरेस्ट हैं। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे जो स्पेशल सेंटर्स रहे हैं, ये शेल ऑब्जेक्ट के, शेल इसलिए ऑब्जेक्ट के रहे हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं, तो शंख वाली चीजें सारी मिल जाती थी, जिसका इस्तेमाल करके ये बैंगल्स, करछियां वगैरह, ये बर्तन वगैरह, पच्चीकारी का सामान, जो भी कुछ बना सकते थे इन शंख से, शेल से, वो बनाते थे। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर्स आपके जो बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, ये लोथल से प्राप्त किए गए हैं और ये इस समय दिल्ली की म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं। तो इतनी ज्यादा आपकी पॉलिश करके मटेरियल को तैयार किया जाता था, जो आप चनहुदड़ो में देखेंगे। ठीक है, और लोथल में भी देखेंगे। तो इस तरह से ये लार्ज अर्बन सेंटर्स थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में इनका मटेरियल सप्लाई किया जाता था। तो इस तरीके के मटेरियल ये तैयार करते थे, जिसकी एक झलक आप देख सकते हैं। इसके ऊपर कारीगरी की गई है, कितनी अच्छी पच्चीकारी की गई है, इसमें कट वर्क किया गया है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर ये अपने ऑर्नामेंट जो है, अपनी पोट्री वगैरह, अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह सब तैयार करते थे। अब बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन के एक सब पार्ट की, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन केंद्रों की पहचान क्या है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर अ रॉ मटेरियल सच एज अ स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर और टूल्स एंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। मीन्स आपका जो भी क्राफ्ट सिस्टम होता था, यानी जो भी आपका शिल्प उत्पादन होता था, उसकी पहचान के लिए जो आर्कोलॉजिस्ट थे, वो स्पेशली क्या क्या चीजें ढूंढते थे, जैसे कि वो आपके इन स्टोन्स को ढूंढते थे, और या फिर आपके जो होल आपका शेल होता था, यानी पूरे पूरे शंख होते थे, वो ढूंढते थे। आपके कॉपर्स को ढूंढते थे, ये रॉ मटेरियल्स का काम करता था। टूल्स ढूंढते थे, आपका ऐसा मटेरियल जो अनफिनिश्ड हो, जो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया गया हो, कूड़ा, जो कूड़े कचरा होता था, वेस्ट मटेरियल, वहां से चीजों को ढूंढने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि जो कूड़ा करकट होता था, उसमें जो आपका क्राफ्ट का काम होता था, वो सबसे अच्छे उससे इंडिकेट करता है। उदाहरण की आप देखेंगे कि ये जो आपके मटेरियल ये निर्माण के लिए इस्तेमाल करते थे, शंख या हो गया, या शेल हो गया, या फिर कोई स्टोन हो गया, जो काटा जाता था, इनके टुकड़े कूड़े करकट के रूप में इधर उधर फेंक दिए जाते थे, जिसको लेकर के हम कुछ ना कुछ इसमें से समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि these traces means objects suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in a large city
सच एज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। यानी कभी कभी ये जो बेकार के टुकड़े होते थे जिनकी वस्तुएं बनाई की जाती थी, ये बनाने के लिए जो यूज किया जाता था, ये इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बहुत छोटे टुकड़े जो थे ये आपको ऐसे ही छोड़ दिए जाते। मतलब एक काम, हम जब हम काम करते हैं किसी चीज को, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े वो जो होते थे वो हम यूज नहीं कर पाते, तो उसे थ्रो कर देते थे। तो उन टुकड़ों को इस्तेमाल करके हमने ये समझने की कोशिश करी है कि ये जो छोटे और स्पेशल सेंटर्स वगैरह थे, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा जैसे बड़े शहर होते थे, इनमें भी इन छोटे छोटे टुकड़ों से फाइंड आउट हुआ कि इन सेंटर्स में भी, बड़े बड़े सेंटर्स में भी आपके क्राफ्ट का काम होता था। आई थिंक क्लियर टू यू। अगली हेडिंग है हमारी स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किस टाइप की ये मटेरियल जो थे, जो मटेरियल वो प्राप्त करना चाहते थे, उसको लेकर क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई थी। मतलब स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल मतलब माल प्राप्त करने संबंधी क्या नीतियां थी, क्या पॉलिसियां थी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज अ क्ले वर लोकली अवेलेबल, मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड metals had to be procured from outside the alluvial plain। मतलब जैसे कि ये स्पष्ट है कि जो शिल्प उत्पादन होता था, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, उसके लिए कई प्रकार के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। हालांकि कुछ मटेरियल जैसे कि आपके क्ले होते थे जो लोकल लेवल पर ही अवेलेबल होते थे, क्ले का इस्तेमाल करके जो भी चीजें बनाते थे वो लोकल लेवल पर अवेलेबल होते थे। और कुछ स्पेशल टाइप के, कुछ आपके स्टोन होते थे, कुछ स्पेशल लकड़ियां होती थी, कुछ आपके मेटल्स होता था जो कि आपके ऑलिवियल एरिया से बाहर के जो एरियाज होते थे वहां से मंगाने पड़ते थे। ठीक है। और इस तरह से सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं कि टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलॉक कार्ड सजेस्ट दैट दिस वाज वन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट। मतलब जो बैलगाड़ियां जो मिट्टी की आप देख रहे हैं, टेराकोटा जो है मिट्टी पकी हुई जो मिट्टी थी, उसको मिट्टी को पका करके इस तरह से इसको बनाया जाता था खिलौने। इससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ जो सामान होता था और जो पीपल्स होते थे उनके लिए जो लैंड एरिया के थ्रू जो अपना रूट लगाते थे और जो इनका ट्रेवलिंग होता था, ट्रांसपोर्ट होता था, ये इस तरह से बैलगाड़ियों के लिए एक तरह से, कार्ट के लिए एक तरह से अच्छा रूट माना जाता था, लैंड रूट। स्पेशली हम देखते हैं कि जो आपके इंदस है और उसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके अगल बगल में जो रिवर के जो रूट बने हुए हैं, इसके साथ ही आप देखोगे कुछ आपके कोस्टल जो आपके रूट्स हैं, इनका भी इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि सिर्फ लैंड का यूज कर रहे हैं, तो ये रिवर रूट का भी इस्तेमाल करते थे, ये कोस्टल रूट का भी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से अपने सामान को लाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे। अब इसके नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारी कि मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। मतलब जो आपके सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया की बात हो रही है, यानी जो इस उप महाद्वीप की बात हो रही है उसकी, तथा उससे आगे के आने वाले, उससे आगे के एरिया से जो आने वाले जो मटेरियल्स थे, यानी जो माल थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वे। मींस जो हड़प्पा वासी पीपल्स थे, वो भी जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन वो करते थे, उसके लिए वो जो भी कुछ मटेरियल प्राप्त करना चाहते थे, उसको वो कई तरीके अपनाते थे उसको प्राप्त करने के लिए। द एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर शेल वाज अवेलेबल, है ना। तो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है कि जो नागेश्वर एरिया था और जो बालाकोट वाला एरिया था, यहाँ ये कोस्टल एरियाज हैं, तो यहाँ पे समुद्र से शंख बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इन एरियाज में अपनी जो है अपना सेटलमेंट करना चालू करा, यानी अपनी बस्तियां बसाना यहाँ पर चालू करी। ओके, थर्ड पॉइंट इज अदर्स सच साइट्स वर शोरतुगई इन पार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस lazuli, a blue stone that was apparently very high valued, and lothal, which was near source of carnial। ये आप देखेंगे कि ऐसा उन्होंने, मतलब दूर दूर के जो एरियाज थे, जैसे कि आपके अफगानिस्तान में जो शत्रुघई वाला एरिया हो गया, जो बहुत कीमती माने जाने वाला एक ब्लू कलर का एक स्टोन होता था, ठीक है, जिसे लैपिस कहा जाता था, इस ठीक है, मणि एक तरह से कह सकते हो उसको, वो मिलता था, बहुत कीमती होता था। तो ये वहां प्राप्त हो जाता था अफगानिस्तान से, तो वहां से लाते थे। और जो लोथल होता था, वहां से जो कार्निलियन के जो मिलता था लोथल में। लोथल कहाँ है आपके गुजरात में, भड़ोच जो एरिया है वहां पे आपके लोथल है, वहां पे कार्निलियन मटेरियल मिल जाता था।
और आपके स्टेटाइल आपके साउथ राजस्थान से मिल जाता था और नॉर्थ आपके गुजरात से मिल जाता था, और कुछ मेटल्स राजस्थान से मिल जाते थे। तो ऐसे से ये मटेरियल इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मटेरियल प्राप्त करते थे रॉ मटेरियल के फॉर्म में, तो इसको लेकर ये स्पेशल टाइप की पॉलिसीज भी अपनाते थे। इन पॉलिसीज के थ्रू वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते थे, कैंपेन चलाने की कोशिश करते थे। ये जो रॉ मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पॉलिसी चला रहे हैं, जैसे राजस्थान से इन्होंने तांबे के लिए और साउथ इंडिया से सोने के लिए यहाँ इन्होंने कैंपेन चलाया। तो ये जो कैंपेन चलाते थे, इन कैंपेन्स के थ्रू वो क्या करते थे, जो वहाँ पे लोकल जो एरिया के जो कम्युनिटी थी उनके साथ भी कॉन्टेक्ट बनाते थे। और इन इलाकों में जो हड़प्पाई जो आप देखते हैं कि हड़प्पन की जो आपके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उससे पता लग जाता है कि हाँ इनके साथ इस एरिया में लोगों का कनेक्शन था हड़प्पा। अब हम स्ट्रेटेजिक फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स का पार्ट 2 देखेंगे। इसका सब अगला सब टॉपिक है कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो हम देखते हैं कि जो सुदूर क्षेत्र थे इनके साथ कैसे संपर्क बना। पहला पॉइंट कह रहा है recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula. मीन्स अब क्या हम देखते हैं कि जो हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल जो खोजें हुई हैं वो ये इंडिकेट करती है कि जो आपका कॉपर होता था, स्पेशली आप देखोगे वो जो आपका अरब एरिया होता था, अरेबियन एरिया होता था, वहां से जो आपके साउथ और आपके वेस्टर्न एरिया का पोर्शन पड़ जाता है, जहां पे ओमान कहा जाता है उस एरिया को, उस ओमान से ये लाया जाता था। मतलब अरब का एक साउथ वेस्टर्न एरिया को हम ओमान के नाम से जानते हैं, वहां से आपका जो कॉपर होता था वो लाया जाता था। ठीक है, और जो उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि केमिकल एनालिसिस हैव शो दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट हैव ट्रैक्टिव ऑफ निकेल्स जस्ट सजेस्टिंग अ कॉमन ऑरिजिन। ये जो केमिकल एनालिसिस किए गए हैं, यानी जो रासायनिक विश्लेषण किए गए हैं, ये हमें क्या बताते हैं? बताते हैं कि जो ओमान जो था, जो ओमानीज थे, वो जो कॉपर होता था और जो हड़प्पन की जो जो पुरानी चीजें होती थी, आर्टिफैक्ट होता था, दोनों में निकल के अंश पाए गए हैं, जो दोनों में एक जैसे एक तरीके से ही ओरिजिन हुए हैं, मतलब एक टाइम पीरियड में ही उद्भव हो पाए हैं, वो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, डिस्टेंट अगला थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल्स अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड ऑन at Oman sites such as the coating to prevent the percolations of liquid. Means मतलब ये बता रहे हैं कि हमें और भी जो कांटेक्ट हुए हैं ओमानी के साथ, हमें ये भी संकेत मिलता है कि एक स्पेशल प्रकार का एक बर्तन मिला, एक जार मिला, एक पात्र मिला है, मतलब एक बड़ा एक हड़प्पा का एक मर्तबान मिला है जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, जो आपके ओमानी प्लेसेस पे मिला है। और ये मोटी परत इसलिए चढ़ाई जाती थी ताकि जो लिक्विड मटेरियल आप डालो वो आपका रिसाव करके निकल ना जाए, मतलब प्रिवेंट कर देता था लिक्विड को। तो हमें ये नहीं पता कि इन जार में क्या रखा जाता था, पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो हड़प्पन पीपल्स थे वो इनमें रखे सामानों का जो ओमानी जो कॉपर होता था उससे एक्सचेंज करते थे। क्लियर? Okay, but it is possibly that it was carried in a vessels, but it is possibly that the Harappan exchanged the content of these vessels of Omani copper. Okay, clear it? Fifth point कह रहा है कि Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Megan, perhaps a name for Oman, and interestingly enough copper found at Mesopotamian site also contains traces of nickels. ओके, मतलब हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ये बताया गया है कि आपके जो थर्ड आपके मिलेनियम बीसीई था, मतलब तीसरी सहस्राब्दी बीसीई में हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया थी उनके टेक्स्ट में हमें ये मिलता है कि जो मगान है, मगान एक जगह थी, मगान जो प्रोबेबली हम देखते हैं कि ओमान के लिए ही ये मगान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जो ओमान हमने देखते हैं कि अरब का वेस्टर्न साउथ पार्ट जो था, उसी के लिए हम ओमान को ही मगान के नाम से देखते हैं।
ये हमें मेसोपोटामिया की टेक्स्ट बताती है। ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं कि तांबे जो था, जो कॉपर होता था, वो लाया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो मेसोपोटामिया के जो हमें प्लेसेस मिले हैं, वहाँ जो कॉपर है उसके अंश मिले हैं। ठीक है, और आपके निकल जो है उसके भी अंश मिले हैं। तो इस तरीके से जो ये लॉन्ग डिस्टेंस के कनेक्शंस होते थे, उससे ये इंडिकेट करते हैं कि जो अदर जो आपके आर्टिफैक्ट्स होते थे, ठीक है, जैसे कि हड़प्पन आपके कॉइन्स हो गए, उनके वेट हो गए और उनके बीट्स हो गए, ये सब शामिल थे। पिक्चर्स देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में जो दिखाया गया है मेसोपोटामिया से ही हमें मिला है। तो ये आप सिलिंड्रिकल की शेप में आप एक मोटिव देख सकते हैं। ठीक है, और मगर आप देखेंगे इस पे एक एनिमल्स है, वो एनिमल्स भी बना हुआ है इसमें, जो आपको इंडिकेट करता है कि ये इस टाइप के जो मोटिव्स हैं ये हमें जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इंडस एरिया है वहां का है, उससे हमें ये पता लगता है। तो इंडस की भी यहाँ पे चीजें मिली हैं जो मेसोपोटामिया के एरिया से हमें मिला है। तो इससे भी हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि पिक्चर्स हमें काफी अच्छा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की चीजों के बारे में। क्लियर है? यहाँ मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें आप मगान देख सकते हैं, दिलमुन देख सकते हैं, ये हड़प्पाई एरियाज देख सकते हैं जहाँ से मटेरियल लाया जाता था, सामान वगैरह जो कॉपर निकल्स वगैरह का व्यापार होता था। आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर पूरी तरह से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एरियाज क्या क्या रहे। ओके ओके, अगला 6 पॉइंट है हमारा, ये कह रहा है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कांटेक्ट विद रेजिन्स नेम्ड दिलमुन, probably the island of Bahrain, Magan and Meluha, possibly the Harappan region। यानी अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो हमें देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है उसमें देखने को मिलता है कि जो दिलमुन है, जो बहरीन जो आपका आइलैंड है उसका पार्ट है, मगान जो ओमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मेलुहा ये हड़प्पन एरियाज में यूज होने वाले ये वर्ड्स थे। ठीक है, जिनसे हमें पता लगता है कि इन एरिया से कांटेक्ट होता था। सो इट्स लाइक दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहराइन और मेसोपोटामिया वाज बाय सी। और हमें ये भी पता लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ, ओमान के साथ और बहराइन के साथ जो कम्युनिकेशन होता था वो आपके समुद्री मार्ग से होता था। और ये जो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से हमें भी पता लगता है कि जो मेलुहा है उससे जो भी कुछ हमें चीजें मिली हैं, प्रोडक्शन की जो भी कुछ जानकारी मिली है, जिसमें हमें पता लगा कि कार्नियल हो गया, आपका लेपिस हो गया, आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और भी बहुत सारी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वुड भी मिले हैं, ये पता लगा है। और उसके साथ ही जो मेलुहा है उसके उसके बारे में हमें ये पता लगा है कि मेसोपोटामिया में एक जस्ट हाइपोथीनियस एक टॉपिक बताया गया है कि जो इसमें एक बर्ड्स की कहानी बताई गई है, और उस बर्ड्स को बारे में बताया गया कि वो पिकॉक था, मतलब उसकी आवाज को इंडिकेट किया गया है कुछ, है ना। तो ऐसा लगता है कि जो ओमान है और जो बहराइन है, जो मेसोपोटामिया है, उनका जो कनेक्शन था, कम्युनिकेशन था आपके सी के थ्रू, ये भी दिखाते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे बोट वाला कंट्री था। आप बोट का पिक्चर देख सकते हैं, सील डिपिक्ट अ बोट दिखाता है ना। तो इस तरह से ये शिप और बोट का यूज हम सील पे भी मिलता है, तो हमें एक चीजें पता लग जाती है कि इन चीजों को ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और किस तरीके की और चीजें देखते थे आप, एक कॉइन्स है यहाँ पर, उसको भी देख सकते हैं, मतलब ये बहराइन से मिली है, ये एक बहराइन से मिली है, जिसे आप देखते हैं कि इसमें हड़प्पन मोटिव मिला है। और इसमें हम देखते हैं कि जो दिलमुन का जो एरिया है वहां पर इसका एज अ वेट के रूप में यूज किया जा सकता था। ठीक है, फिर बात करते हैं सील, स्क्रिप्ट और वेट की। तो सील्स आपको पता ही है कि ये सेल खड़ियां जो होती थी, उनकी बड़ी बड़ी सिल्लियां होती थी, उस सिल्लियों पे हम कुछ ना कुछ मोटिव बना देते थे। ठीक है, और ये पैकेजिंग के लिए एक सील्ड का काम करती थी, कि उस पैकेजिंग के ऊपर हम इसको सील कर देते हैं ताकि पैकेज खोलने के लिए इसको तोड़ना पड़े, तो वो जब तक पैक के मतलब लॉक लगा रहता था। स्क्रिप्ट क्या है, स्पेस अब देखेंगे हम, और वेट यानी आपके जो बाट वगैरह होते थे तराजू के लिए तोलने के लिए, उसके बारे में देखेंगे।
तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सील्स एंड द सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मतलब ये जो आपके सील्स होते थे और ये जो इनके ऊपर सीलिंग्स होती थी, इनका जो यूज किया जाता था ये लंबी दूरी से कांटेक्ट करने के लिए एक अच्छा कंफर्टेबल बनाने के लिए किया जाता था। सेकंड कह रहा है कि बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स माउथ वाज टाइड विद द रोप एंड ऑन द नोट affixed some weight clay and which one और मोर सील्स वर प्रेस्ड लिविंग एंड इम्प्रेशन। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि सामान से भरा हुआ एक बैग है और उसको एक प्लेस से दूसरे तक भेजा गया है और उसका जो माउथ है यानी जो उसका मुंह है उसके ऊपर रस्सी बांध दी गई है और जो रस्सी बांधने के बाद जो नोट लगा गया उस नोट के ऊपर गीली क्ले जो होती है, गीली मिट्टी जो होती है, ठीक है, उसको एक एक करके रखा गया है और उसको फिर आपके जो सील्स होते हैं, जो आपके मोहरे होते हैं, उनसे दबाया गया है और जिससे जो आपका क्ले होता है, मिट्टी जो होती है उसके ऊपर वो आपका सीलिंग हो जाती है, छाप पड़ जाती है उसकी। तो इस तरह से आप इस जो बैग होता है इसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जैसा भी बनता था इसका मतलब ये कि थैली के साथ किसी तरीके की छेड़खानी नहीं की गई है। तो ये जो आपके सीलिंग्स का यूज किया जाता था, ये पहचान का भी पता लगाता है कि किसने भेजा है, क्या है, कौन है, ये इस तरीके से तैयार किया जाता था। और इसके साथ ही थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग ऑफ द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द ऑनर। मतलब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा की जो सील्स थी उनसे हमें ये लाइन मतलब एक पंक्तियां पता लगती हैं जो कुछ लिखा रहता है कि जो ये बताती है कि इस पर प्रोबेबली आपके जो ऑनर होता था उसका नाम लिखा होता था या फिर उसकी पदवी जो थी, ठीक है, वो किस पोजीशन में था, उसका टाइटल क्या था, वो लिखा होता था। आई थिंक दिस फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। मतलब जो ज्यादातर जो आपके इंस्क्रिप्शंस थे यानी जो अभिलेख थे वो आपके शॉर्ट्स में थे यानी संक्षिप्त में थे और सबसे लंबे जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो लगभग आप देखोगे 26 उसमें साइन बने हुए हैं। हालांकि आज तक हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट मेन रिमेन अनडिसिफाइड टू डेट। मतलब अभी तक आज तक मतलब जो कह सकते हैं कि अभी तक आज तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। इट्स अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और हम देखते हैं कि आज तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है और इनमें जो हर एक जो साइन है उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके या वोवेल्स अवेलेबल है या फिर कोई कंजक्शंस अवेलेबल है, ऐसा हमें नहीं दिखता है, ठीक है। क्योंकि इनमें जो साइन होते थे ये बहुत ही ज्यादा कम नंबर्स में होते थे। मींस आप कह सकते हो कि 375 को लेकर 400 के बीच में इनके साइंस होते थे। और हमें इससे ये भी लगता है कि ऐसा अपेरेंट भी हमारे सामने होता है कि ये जो स्क्रिप्ट थे ये आपके जो रिटर्न किए जाते थे ये दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे, ठीक है, यानी आपके राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे सील्स भी थे जिनके ऊपर लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि चौड़ाई का गैप ज्यादा होता था और जो लेफ्ट साइड होती थी वहां पे बहुत श्रिंक होता था। तो ऐसा लगता था कि मतलब जो आपका काम किया गया है उसमें दाईं ओर से लिखना उन्होंने स्टार्ट किया है और बाद में जो बाईं तरफ जो स्पेस था वो कम पड़ गया है। तो इस तरफ से इनका राइटिंग का सिस्टम था। फिर कह रहा है वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच रिटन हैज बीन फाउंड, सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी बोन्स, रोड्स एंड इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड। तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, अलग अलग डिफरेंट हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिन पर लिखावटें हमें मिली हैं। तो इनमें जो आपके सील्स हैं, आपके कॉपर के जो टूल्स हैं, ठीक है, आपके मर्तबान बने हुए हैं, तांबे और मिट्टी के छोटे छोटे टेबलेट जो है आपके टेबलेट्स बने हुए हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से छोटी छोटी पट्टियां बनी हुई हैं और ज्वेलरीज हैं, आपके आपके जो बोन्स वगैरह होती हैं वो भी पाए गए हैं। यहाँ तक कि एक एंशिएंट एक साइन बोर्ड जो है वो भी मिला है, ठीक है। सो ये हमें देखना होता है कि मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादातर जो है वेस्टेज जो वस्तुएं होती थी उन पर भी लिखा जाता था। तो इसका ये हम लगा सकते हैं जस्ट क्या थिंक लगा सकते हैं कि क्या ये यहाँ पर लिटरेसी अवेलेबल थी या नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय द प्रीशियस सिस्टम of weight usually made of a stone mixture and generally cubical with no marking।
एक्सचेंज जो होता था आपके इस सिस्टम में, तो उसमें वेट का इस्तेमाल किया जाता था, और जिस वेट को जिस पत्थर से बनाया जाता था उसको चर्च कहा जाता था। हम देखते हैं कि साधारणतः उसका जो आकार था वो एक क्यूबिकल फॉर्म में होता था, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। आई थिंक दिस क्वेश्चन नाउ क्लियर। 9 point, the smaller weights were probably used for the weighing jewelry and beads। मतलब ये जो छोटे छोटे बाटों का इस्तेमाल किया जाता था, संभवतः है कि इनका इस्तेमाल ज्वेलरी और मनकों वगैरह को तोलने के लिए किया जाता था। 10th पॉइंट कह रहा है कि मेटल स्केल्ड पेन हैव आल्सो बीन फाउंड। आप देखेंगे यहाँ पे तराजू भी आपका मिला है। तो इस तरीके से हम तोलने के लिए धातु से बने हुए तराजू के पलड़े भी हमें मिले हैं, कॉपर का है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं एंशियंट अथॉरिटी की, जो हमारी अगली हेडिंग है। ये कह रहा है कि यहाँ पे प्राचीन सत्ता जो थी, वो अथॉरिटी जो थी, वो अवेलेबल थी या नहीं थी। देखिए, इतने बड़े सिविलाइजेशन को संभालने के लिए, और जो हर जगह हम कुछ चीजें इक्वल देखते हैं, क्या इसको लेकर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा था करने के लिए, या फिर इनमें आपसी समझौता था या आपसी साझेदारी थी, क्या था, तो हम इसमें समझते हैं। जब हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, देयर आर indications of complex decision being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी। तो हड़प्पा समाज में जो जटिल फैसले लेने और उनको कार्यान्वित करने का भी हमें संकेत मिला है, ठीक है। ओके, तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास बहुत सारी जो हड़प्पा की जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उसमें आप देखेंगे कि सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें सिमिलर है एक दूसरे से। जैसे आप देख लीजिए पोट्री, आप देख लीजिए सील्स, देख लीजिए बार्ड, देख लीजिए जो वेट होते हैं वो, ब्रिक्स वगैरह आप देख लीजिए, तो हर चीज इक्वल 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 डिजाइन की मिली है। तो जिससे ही हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर ये एक ही प्लेस से नहीं गए हैं, ये अलग अलग प्लेस से गए हैं, बने हैं। जैसे आप जम्मू से गुजरात तक का पूरा एरिया में आप देखेंगे कि एक ही आपके रेशियो से चीजें तैयार की गई थी। तो अलग अलग रीजन से भी आप देखोगे कि जो इनका सेटलमेंट था वो भी स्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा जो आपके ब्रिक्स हैं, उनको ब्रिक्स बनाने और बड़े बड़े जो बॉल वगैरह हैं उनको बनाने के लिए भी आप देखोगे कि सबको एक साथ लाया गया था। तो इन सब एक्टिविटी को कौन मेंटेन करता था? तो इन सब चीजों के लिए देयर इज अ डिबेट बिटवीन द आर्कोलॉजिस्ट ऑन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड रूलर और नॉट। तो इसको लेकर डिबेट अवेलेबल है हमारे पास कि गवर्नमेंट जो कल्चर था हड़प्पन सोसाइटी का, उसको लेकर डिबेट हो रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन जो है हिस्टोरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्कोलॉजिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ये था कि एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, बट सम others felt there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate rulers, Harappan another, and so forth। तो हमें क्या लगता है कि कुछ हर किसी का अलग अलग मत देखने को मिलता है, ठीक है, कि ये जो पावर का सेंटर था वो कहाँ था, सेंटर्स जिनके हाथों में थी वो लोग कौन थे। तो उसके बारे में हमें कोई देखा जाए तो स्पेशल आंसर हमें नहीं मिलता। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने मोहनजोदाड़ो से जो भी बड़े बड़े आपके देखेंगे कि हमें बिल्डिंग्स देखने को मिली है, जो भी जगह देखने को मिली है, वहां पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे हमें ये फाइंड आउट हो कि वहाँ अथॉरिटी थी। हाँ, एक पत्थर की मूर्ति हमें देखने को मिली है, ठीक है, जो ये इंडिकेट करता भी है कि शायद यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिस्टम अवेलेबल हो। बट यहाँ पे हर कोई कहा जा रहा है कि एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, मतलब हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, कुछ का कहना यही है, और सभी का जो सामाजिक स्थिति है वो समान थी। बट सम अदर लेफ्ट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। लेकिन कुछ का कहना था कि यहाँ पे एक नहीं कई सारे शासक थे। इस एग्जाम्पल्स में ये मोहनजोदाड़ो उठा रहे कि मोहनजोदाड़ो आपके जो हड़प्पा है, यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के किंग्स होते थे। ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं ये दिखाता है कि इसको पृष्ठ किंग के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ये पत्थर की एक मूर्ति है, ठीक है, जिसे एक पुरोहित राजा की हम वैल्यू देते हैं, जो आज भी वहां पे आप देखोगे फेमस है, ठीक है। सो बट द रिचुअल प्रैक्टिस ऑफ द हड़प्पन civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who perform them also held political power। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसमें जो भी कुछ आपके होने की जो भी कुछ आपकी प्रथाएं होती थी उसको हम इन
इन सब चीजों को देखते हुए ठीक तरीके से नहीं समझ सकते, और ना ही हमारे पास इतने सारा वो चीजें अवेलेबल है कि वहां कोई पॉलिटिकल पावर थी या नहीं थी, इसके बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं मिलती है। 6 पॉइंट कह रहा है, बट आफ्टर सीइंग सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट, प्लांट सेटलमेंट एंड सो ऑन, इट्स अनलाइकली that entire communities could have collectively made and implemented such complex decision without any single status power या प्रोसेसर। यानी हम देखते हैं कि यहाँ जो सिमिलरिटी मिली है चीजों की, वस्तुओं की, वो बहुत ज्यादा, और प्लांट जो सेटलमेंट मिला है, इस तरीके की और भी जो चीजें मिली है, उससे हम ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या पता सारे के सारे एक साथ मिलकर के कलेक्टिवली चीजें बनाते हो या इम्प्लीमेंट करते हो, कॉम्प्लेक्स डिसीजन खुद से लेते हो सारे के सारे, जो बिना किसी सिंगल एक एम्पायर के, एक एम्पायर के, एक किंग के, एक पुरोहित के बिना कर दिया जाता हो। तो हो सकता है ऐसा कुछ भी, बट हमें कुछ भी चीज की क्लियर जानकारी नहीं मिली है। आई थिंक आपको प्राचीन जो सत्ता हम पढ़ रहे हैं, यानी जो एंशिएंट अथॉरिटी हम समझ रहे हैं, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और इसके साथ ही आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं कि जो हड़प्पन ऑक्यूपेशन जो थे बाद के, लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन के जो एरियाज है, उस मैप में आप समझ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। वी सी दैट देयर वर सेवरल चेंजेस सच एज वेट, सील्स, स्पेशल बीट्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन डिसअपेयर्ड। ओके, सो हम क्या देखते हैं कि ये जो वेट और सील और स्पेशल बीट्स वगैरह तैयार किए गए थे, और जो हमारे राइटिंग सिस्टम था, तो और जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह था, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लग गए थे। नंबर 2, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। इसके साथ ही बहुत सारी जो चीजें थी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो टेक्निक वगैरह बनाए गए थे, ठीक है, और जो निर्माण कार्य का, आवास निर्माण कार्य है या फिर कोई भी तकनीकी चीज जो इस्तेमाल की जा रही थी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो उन सबका आप देखोगे धीरे धीरे वो आपके डिस्ट्रॉय होने लग गए। ठीक है, और बहुत ही जो एक लॉन्ग पीरियड में भी जो आपके पब्लिक जो स्ट्रक्चर्स था, यानी जो सार्वजनिक संरचनाएं थी, उनका जो निर्माण होता था, कंस्ट्रक्शन होता था, वो भी अब बंद हो गया। तो कुल मिलाकर आप इस तरह से क्या कह सकते हैं कि आर्टिफैक्ट एंड द सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पन एंड सक्सेसर कल्चर्स। यानी ये कुल मिलाकर ये जो आर्टिफैक्ट्स थे और ये जो सेटलमेंट्स थे, ये जो इस कल्चर को बता रहे थे, इसमें जो रूरल एरिया था, जो ग्रामीण जीवन शैली थी, उनकी ओर इंडिकेट करता है। और इन कल्चर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका लेट हड़प्पन और दूसरा आपका सक्सेसर कल्चर के रूप में हम इसे देखते हैं। ओके, ये जो चेंजेस हो रहे थे, ये चेंजेस आखिर हुए कैसे? व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस? So several explanations have been put forward. These range from the climate change, deforestation, excessive floods, the shifting and or drying up of the rivers, to our use of the landscape. तो हम क्या देखते हैं, ये जो सारे परिवर्तन कैसे होते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए। इनमें कोई बताता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया था, फॉरेस्ट की कटिंग होनी चालू हो गई थी, बहुत ज्यादा बाढ़ आनी चालू हो गई थी, जो रिवर थे वो आपके सूखने लग गए थे, या फिर उन्होंने अपना जो पाथ है वो चेंज कर दिया था, या आप देखेंगे जो लैंड है उसका बहुत ज्यादा ओवर यूज करने लग गए थे, जिस वजह से वो खराब होने लग गई थी। तो इनमें से कुछ ऐसे रीजंस हैं, सम ऑफ दीज कॉजेस में होल्ड द सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन, है ना। यानी कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कुछ सेटलमेंट्स के बारे में तो सही हो सकते हैं, लेकिन पूरे सिविलाइजेशन को इन्हीं रीजन की वजह से एंड अप हो गया, ये हम नहीं कह सकते कि इसके पतन के लिए सिर्फ यही चीजें जिम्मेदार थी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, इट अपेयर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन साइट केम टू द एंड। This is evidenced by the disappearance of the seal, the script, distinctive beads and pottery, the shift from the standardized weight system to the use of local weights, and the decline to abandonment of cities. The subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to development in a completely different regions. मतलब एक तरह से ऐसा लगता था कि जो ये इतना मजबूत जो यूनिफिकेशन हो रखा है, इसमें जो
प्रोबेबली है कि मतलब संभावना हमें ये लगती है कि जो हड़प्पा था उसका जो पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। उसमें आप देखेंगे जो आपके सील्स थी, जो आपके इंस्क्रिप्शंस थे, जो स्पेशल टाइप की इन्होंने बिट्स बना रखी थी, जो पोट्री थी, ये जो इनके वेट वगैरह थे, ये सारे के सारे प्लेस की जगह कुछ और चीजें आने लग गई। आपके इस तरह से जो शहर थे उनका वो भी खत्म होने लग गए, या फिर उनको छोड़ करके कोई कहीं कहीं चला गया। तो मतलब परिवर्तन हमने देखने को मिलता है। जो हम देखते हैं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा, उसमें पूरी तरह से अलग अलग एरिया में नए नए शहर बनने चालू हो गए, उनका डेवलपमेंट चालू हो गया, और जो एक लंबा प्रोसीजर रहा। तो इस चीज के लिए इन चीजों का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हम समझ सकते हैं। तो ऐसे भी साक्ष्य हमें मिले कि जहाँ आप देखेंगे चोलिस्तान जैसे एरियाज है, वहां पे भी जो डेवलप्ड हड़प्पा के जो एरियाज थे उनको भी त्याग दिया था लोगों ने। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और जो आपके वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी नई नई बस्तियां बसने लगी थी, वहां पे भी आबादियां बढ़ने लगी थी, जो पुरानी चीजों को छोड़ते हुए जा रहे थे। तो इस तरीके से लोग जो छोड़ते हुए जा रहे थे वो भी एक रीजन हो सकता है। हम पर्टिकुलरली एक रीजन या पर्टिकुलर एक एरिया के लिए हम उस रीजन को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के लिए हम पर्टिकुलर इन चीजों को नहीं कह सकते, कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अब तक हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, फैक्ट के ऊपर पढ़ा, हमने एग्जामाइन भी करा कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसको लेकर किस तरीके से जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट करे, जो रिमेनिंग मटेरियल कलेक्ट करे हैं, उससे जो एक हिस्ट्री इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और हिस्ट्री में इस पार्ट को जोड़ा भी गया। लेकिन एक और कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे, कि किस तरह से जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये जो सिविलाइजेशन था इसकी खोज करी। तो यानी हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्हेन हड़प्पन सिटीज फेल इनटू रूइन, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, जब इसके शहर नष्ट हो गए तो लोगों ने धीरे धीरे उनके बारे में सब कुछ भूलने लग गए। When men and women began living in the area millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by the floods or exposed by the soil erosion, or turned up while plugging a field or digging for treasures. So जब लोगों ने इस एरियाज में बहुत लंबे टाइम के बाद या बहुत लंबे समय तक रहना चालू करा, तो वो समझ नहीं पाए कि ये बाढ़ या मिट्टी वगैरह की कटाव की वजह से, या खेत में हम जो प्लगिंग कर रहे हैं उसके टाइम पीरियड में, या फिर खजाने वगैरह की जब हम खजाने की खुदाई करते हैं, तो पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड से ये आपकी धरती से क्या निकल रही है, जो अननोन थी उनके लिए ऐसी क्या चीजें थी, आर्टिफैक्ट जो निकल रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अननोन थी। तो उनको लगा ये क्या चीजें हैं। तो इसी के साथ ही जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट है वो अपना काम चालू करते थे, और उन्होंने सर्वे करना चालू करा, जिसमें हम बात कर रहे हैं कनिंघम की। कनिंघम जो थे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सक्लेवेशंस जो है मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट करा। तो कनिंघम जो डायरेक्टर जनरल था वो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड तक उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में उसने आर्कियोलॉजिकल एक्सक्लेवेशन करना चालू कर दिया था, यानी सर्वेक्षण करना चालू कर दिया था, उत्खनन वगैरह चालू कर दिए थे। और आर्कियोलॉजिकल ने जो प्रेफर करा, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमेशा से प्रेफर करा है कि वह टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को फॉलो करो। तो सेम चीज कनिंघम ने भी फॉलो करी, उसने भी इसी चीज को पसंद करा थोड़े टाइम तक। और कनिंघम जो था उसकी भी जो मेन जो इंटरेस्ट था वो भी स्टार्टिंग के जो 16th सेंचुरी से आपके जो 4th सेंचुरी बीसी वाला का टाइम पीरियड है, सो उसको ही उसने फॉलो अप करा कि यहाँ पे जो भी अर्ली हिस्ट्री की मटेरियल है इस टाइम पीरियड के उस पे काम करना है। तो लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कनिंघम यूज्ड द अकाउंट लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स had visited to the subcontinent between the 4th and the 7th century CE to locate early settlement। मतलब जो आपके 4th से लेकर जो 7th सेंचुरी बीसी का टाइम था, इस टाइम पीरियड में जो भी कुछ हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो चीनी पीपल्स आए, जो चाइनीज बुद्धिस्ट आए पिलग्रिम्स पर्पस से, तीर्थयात्री जो आए, तो उन्होंने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करे थे, बनाए थे, उसका कनिंघम ने यूज करा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ही ऑल्सो कलेक्ट डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे।
While he excavated site, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. मतलब आप देखेंगे जो कनिंघम था उसने अपने जो सर्वेक्षण करे उस दौरान उसे जो भी कुछ आपके ये चीजें मिली हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनका जो उसने कलेक्शन किया है और जो उसको ट्रांसलेट किया है, तो उससे हमें पता लगता है कि उस समय जो भी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे उसको जो भी उसने कुछ सर्च करने का जो काम किया है, तो उससे ये निकल करके सामने आता है कि इनका कुछ ना कुछ कल्चरल इफेक्ट रहा, इनका कुछ कल्चरल वैल्यू थी इन चीजों की। तो ये आप सील देख सकते हैं जो कनिंघम को पहले सबसे पहले मतलब हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। सो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंघम बाय द इंग्लिशमैन। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वाज फैमिलियर। मतलब ये एक अंग्रेज ने दी थी ये मोहर उनको, और उन्होंने ये जो आपका सील था इस पे ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उस पर एक जो टाइम पीरियड जो था, जो कालखंड था, जो डे था, उस कब का है क्या है वो फाइंड आउट करने में फेल रहे हैं। और ठीक है, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कई और लोगों की तरह से उनका भी ये मानना था कि जो इंडियन जो हिस्ट्री है उसका स्टार्टिंग जो है, आप देखोगे कि जो गंगा की जो वैलीज हैं वहां पे पनपने वाले जो शहर वगैरह हैं उनके साथ ही हुआ है। तो उन्होंने ये भी मतलब इसमें भी कुछ हम कह नहीं सकते कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि वो भी हड़प्पा के बारे में इंटरेस्ट लेने से या उसके महत्व को समझने से चूक गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हम देखते हैं कि एक नई खोज थी बट थी एक पुरानी सभ्यता। सो seals were discovered at the Harappa by the archaeologists such as Dayaram Sahani in the early decades of 20th century in layers that were definitely much older than early historical level। मीन्स हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के जो डेकेड्स थे उसमें दयाराम साहनी जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो हड़प्पा थी, हड़प्पा के जो आपके सील्स थे उनको खोज निकाला, और जो ये बताता है कि जो स्टार्टिंग के ऐतिहासिक जो लेवल्स थे उससे कहीं ज्यादा प्राचीन लेवल से ये कनेक्टेड थी। 6 पॉइंट बता रहे हैं कि अनदर आर्कियोलॉजिस्ट राखल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील एट मोहनजोदाड़ो, leading to a conjecture that these sites were part of the single archaeological culture। ओके, सो इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे चल करके एक और आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं राखल दास बनर्जी जो हैं, इन्होंने भी हड़प्पा से जो सील्स मिले हैं और जो सील्स आपके मोहनजोदाड़ो के सील्स के इक्वली माने गए हैं उनको निकाला, जिससे ये कैलकुलेशन किया गया कि भाई ये दोनों जो आपके प्लेसेस हैं एक ही आपके आर्कियोलॉजिकल कल्चर के पार्ट माने गए हैं। 7 पॉइंट कह रहा है कि बेस्ड ऑन दीज फाइंड इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आता है कि एक ये जो फाइंड होता है 1924 में, जॉन मार्शल जब आते हैं जनरल डायरेक्टर बनकर के, तो उन्होंने ये अनाउंस करा कि ये जो नई सिविलाइजेशन मिली है इंडस वैली में, वर्ल्ड के सामने उन्होंने उसे प्रस्तुत करा, अनाउंस करा कि इसकी डिस्कवरी हो गई है। जॉन मार्शल जो कि 1924 में आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बारे में अनाउंस जो करा था। जैसा कि SN राव जो है वो अपनी एक बुक होती है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट में ये बताते हैं कि जो मार्शल है उन्होंने इंडिया को जहां पे ढूंढा था बस उससे भी 3000 ईयर्स बैक छोड़ दिया है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो मेसोपोटामिया थे इसके जो प्लेसेस थे उससे जो हमें भी कुछ जो फाइंड आउट करके मिला है कि जो हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, सील्स मिली है, उनको अभी तक हम पहचान नहीं पाए हैं, क्या है क्या नहीं है हमें क्लेरिफाई नहीं हुआ है उसके बारे में कुछ भी। तो इस तरीके से वर्ल्ड को ना सिर्फ एक नई सिविलाइजेशन की जानकारी मिली बल्कि ये भी पता लगा कि वो आपके जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उसके भी समकालीन रही है, उसके भी इक्विवेलेंट रही है। तो जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल है उसके बाद जो इसके रूप में जो जॉन मार्शल का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने एक बहुत ज्यादा चेंजेस का टाइम पीरियड क्रिएट किया,
वो इंडिया में वर्क करने वाले पहले प्रोफेशनल्स आपके आर्कोलॉजिस्ट थे। ओके, सो फिर हम देखते हैं कि ये इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। हम देखते हैं जॉन मार्शल का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। उन्होंने आपके ग्रीक और क्रीट में भी अपने एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने ग्रीक और क्रीट में भी वर्क करा था इस चीज को लेकर। तो उनको भी इन जो रिसर्च होते थे इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो कनिंघम की तरह इन्होंने भी बहुत सारे जो रिसर्च होते थे, जो खोजे होते थे, जो डिस्कवरी होती थी, उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाने की कोशिश करी है। और जो मार्शल थे, हम देखते हैं जॉन मार्शल जो थे वो पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत में काम करा। फिर हम देखते हैं कि 1944 में REM व्हीलर जो थे उन्होंने डायरेक्टर जनरल का कार्यभार संभाला, जिसमें उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में काम करा। अपने साथ वो मिलिट्री परिशुद्ध पद्धति जिसे मिलिट्री प्रिसीजन लेकर के आए। ये प्रैक्टिस करा इन्होंने एज आर्कोलॉजिकली चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। 10th point कह रहा है कि however with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistan territory. This has supported इंडियन आर्कोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट इन इंडिया। तो हम क्या देखते हैं कि हालांकि जो पार्टीशन हुआ भारत का, इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें, मेजर साइट जो है पाकिस्तान में चली गई और वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने खोज करी है। लेकिन हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत के आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कोशिश करी कि यहाँ पे जो इंडियन साइट्स है उनकी खोज करें। जैसे हम देखते हैं कि कुछ सर्वे आपके कच्छ में हुए हैं, जिसमें आप देखते हैं हड़प्पन सेटलमेंट्स का एक पार्ट कच्छ भी है, जहाँ पे गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत सारे सर्वे हुए हैं। और पंजाब और हरियाणा जो है, यहाँ पे भी आप देखते हैं सर्वे हुए हैं, जिसको एड ऑन किया गया है कि चीजों को फाइंड आउट किया जाए कि जो जो टेरिटरी इंडिया के अंडर में आती है वहां जो हड़प्पन साइट्स अवेलेबल है वहां पे क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है, क्या नहीं है, और कैसी चीजें थी, वो व्हीलर्स ने इन पे काम करा है। नए एक्सप्लोरेशन सभी कंटिन्यू है। Since the 1980s, there has also been growing international इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कोलॉजी। मतलब 1980 के टाइम पीरियड से हम देखते हैं कि मतलब शुरुआत के जो डेकेड्स में हम देखते हैं कि जो हड़प्पा के जो आपके आर्कोलॉजी हैं तो उसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी लगातार हम देखते हैं इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही स्थानों पे हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट के और बाहर के जो आपके स्पेशल लोग हैं आर्कोलॉजिस्ट, वो इसको लेकर एकता के साथ मतलब संयुक्त रूप से आप देखो जॉइंटली वर्क कर रहे हैं। और दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशंस टू रिकवर ट्रेसेस of clay, stone, metals, and plant and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available एविडेंस। सो हम क्या देखते हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि क्ले का यूज कर रहे हैं, आपके स्टोन का यूज कर रहे हैं, और जो मेटल्स है, मेटल्स की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वनस्पतियां हैं, एनिमल्स, जानवर हैं, इन सब चीजों के जो भी अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उन सबका वो प्रयोग कर रहे हैं। हमारी अब लास्ट हेडिंग हम करने जा रहे हैं। अगली हेडिंग है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। मतलब जो पास्ट है उसको सबको एक साथ जो जोड़ करके लाना है, उसको लेकर के क्या क्या समस्या हमारे सामने आई है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एज वी हैव सीन इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट एंशिएंट सिविलाइजेशन, rather it is a material evidence that allowed archaeologists to better reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornament, household, etc. मतलब जैसे कि हमने देखा है कि जो आपका हड़प्पन के जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं, जो लिपियां हैं, उससे इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को जानने में कोई हमें खास मदद नहीं मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमें फिजिकल चीजें मिली हैं, एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के टाइम पीरियड में, जो हमें एविडेंस मिले हैं, उससे हमने हड़प्पा के जो पीपल्स हैं उनकी जो लाइफ है उसको ठीक से जोड़ने में और उसको फिर से रिक्रिएट करने में हमें हेल्पफुल रही है। जैसे कि इनमें आप देख सकते हैं जो पोट्री है, यानी जो उनके मटके होते थे, मृत भांड कहते हैं जिसको, और टूल्स थे, आपकी ज्वेलरीज थी, और उनके जो डोमेस्टिक जो चीजें घर की होती थी उन सबको यूज किया है। इवन आप देखेंगे कि वैसे चीजें जैसे क्लोथ होता था या लेदर होता था या वुड वगैरह होता था, ये ऑर्गेनिक जो ये तो आपके डिकम्पोज हो जाते थे,
तो ये वो चीजें थी जो बच जाती थी, जैसे आपकी ये टूल्स वगैरह बच जाते थे, ये आपके सड़ते नहीं थे, गलते नहीं थे। तो आपके ये स्टोन, आपकी आपकी जो आपकी बैग्ड जो आपकी मिट्टियां होती थी और जो आपकी मेटल होते थे, ये सब बच जाते थे। तो इनसे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ और सम थिंग्स मीन्ट फॉर रिचुअल यूज। मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है उनको ये तय करना पड़ता था कि कोई भी पुरानी जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो एक टूल है या फिर एक आपका ऑर्नामेंट है या ज्वेलरी है या फिर दोनों ही चीजें, या फिर इनको किसी रिलीजियस चीजों के लिए यानी कोई अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग की गई है ये वस्तु या नहीं की गई है, उससे पता लगाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अर्ली आर्कोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच सीम अनयूजुअल फॉर फैमिलियर में हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। हाँ जी, तो इसमें बता रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको लगता था कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो आपकी नॉर्मल नहीं है, असामान्य है, अनयूजुअल है, अनफैमिलियर है, मतलब अपरिचित है हम लोगों से। तो मे भी ये हो सकता है कि किसी धार्मिक चीजों को महत्व देती हूँ। These include terracotta figurine of women heavily jeweled, some with elaborate headdresses. These were regarding as a mother goddess. तो हम अब देखते हैं कि इनका पूजा पाठ क्या था रिचुअल्स में। तो वो मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जो टेराकोटा की बनी है, पकी हुई मिट्टी की बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी है, सर को भी ड्रेस कर रखा है हेड पे, और ये मातृ देवी की उनको संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया कि जो मैन होते थे, मैन का भी एक रेयर स्टोन स्टेचू मिला है जिसमें वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर में बैठे हुए हैं, एक वन हैंड उनका नी के ऊपर है, तो ये प्रिस्ट किंग लुक लाइक दे रहे हैं। तो ये भी आपका क्लासिफाई किया गया है। ओके, सिक्स पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रक्चर हैव बीन असाइन्ड रिचुअल सिग्निफिकेंस, दीज इंक्लूडिंग अ ग्रेट बाथ एंड द फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगा एंड लोथल। तो हम देखते हैं कि जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको रिचुअल चीजों का, उसको बहुत महत्व दिया गया है। इनमें बड़े बड़े जो आपके बाथिंग होते थे प्लेसेस, यानी विशाल जो स्नानागार थे कालीबंगा और लोथल में, तो वहां पर भी ये सब चीजें फाइंड आउट की गई थी। उनको एक वेदी के रूप में, अल्टर्स के रूप में यूज किया जाता था। कुछ सील से हम देखते हैं कि प्लांट्स के मोटिव में मिले हुए हैं, जिससे इनके रिचुअल प्रैक्टिस का एक नजारा हमें देखने को मिलता है, जिसमें पेड़ पौधे बने हुए हैं जो ये बताता है कि ये लोग नेचर को भी वर्शिप करते थे, यानी प्रकृति की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सम एनिमल्स सच एज वन हॉर्न एनिमल्स ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न डिपिक्ट ऑन सील्स एंड टू बी अ मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर। मतलब एक यूनिकॉर्न यानी एक श्रृंगी जो एनिमल्स होता है, एक सिंग वाला जो जानवर होता है, वो उसकी भी एक सील्स पे पिक्चर्स मिली है, जो देखा जाए तो ये एक इमेजिनेशन, एक मिथिकल को दिखाता है कि एक सिंग वाला भी कोई जानवर अवेलेबल है। तो उससे हमें पता लगता है कि कुछ इमेजिनेशन में इस तरीके की पिक्चर भी तैयार करते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि इन सम सील्स अ फिगर शॉन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर। मतलब एक ऐसा सील मिला है जिसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक योगी की मुद्रा में एक पर्सन सिटिंग है, और समटाइम आप देखेंगे इनके चारों ओर समटाइम्स हम देखते हैं कि एनिमल्स है सराउंडिंग है। पिक्चर्स में आप एनिमल्स सराउंडिंग में देख सकते हैं, जो ये रिगार्ड करता है कि ये प्रोटो शिवा जो है उनकी पिक्चर है, यानी हमारे जो हिंदुइज्म के अंदर भगवान शिव है उनकी प्रतिमा है ये। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिंग के रूप में एक स्टोन जो है कॉनिकल स्टोन की भी पूजा की जाती थी, जो जो वो भी इंडिकेट करता है कि भगवान शिव की पूजा की जाती थी लिंग के रूप में। तो ये जो हम देखते हैं शिव जी की फोटो, प्रोटो शिव यानी आदि शिव कहते हैं इनको, हम इस सीरीज पे देखते हैं। तो जो हमारे स्टार्टिंग के जो रिलीजियस जो ग्रंथ है आपके, जैसे ऋग्वेदा है, इसमें रुद्र नामक जो देवता है उनका उल्लेख मिला हुआ है, जिसमें आदि शिव की, आदि शिव की बात की गई है, जो इंडिकेट करता है कि ये पौराणिक परंपराओं में कि योगी जो है वो शिव भगवान को इंडिकेट करते हैं ऋग्वेद में, मतलब हमारे हिंदू देवताओं को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी आपको समझाया गया है, कुछ भी एड ऑन एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, जिससे कि आप गुमराह ना हो। आपको जो भी कुछ मिलेगा आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी मिलेगा मेरे चैनल पर। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप शर्मा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, और भी न्यू वीडियोस के लिए, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को।
और सब्सक्राइब करिए इसे और लाइक करिए इसे ताकि आने वाली वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।